हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ तरुण राठौड़, आपका अपना तरुण भैया। इसी कक्ष में आपका स्वागत है। आज की क्लास हम एक शायरी के साथ शुरू करते हैं। हर रात एक सपना लेकर आती है, हर सुबह एक नई उम्मीद सजाती है। उम्मीदों से बंधी इस दुनिया में हमसे भी 100/100 की उम्मीद लगाए रखना है, क्योंकि ये उम्मीदें ही हैं जो आपको सफलता के शिखर पर पहुंचाती हैं। आज पार्ट सेकंड में मैं चैप्टर नंबर 5 से चैप्टर नंबर 7 तक के चैप्टर में आज कवर करने वाला हूँ। जो भी कॉन्सेप्ट मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ में चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आज हम शुरू कर रहे हैं। आराम से करना है, शांति से करना है। आपको एग्जाम में यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन में केवल वैल्यूज का चेंजेस आता है, कॉन्सेप्ट सेम यूज में आता है। आराम से करना है आपको। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी, ऐसी सीक्वेंस जिसमें हर एक नंबर के बीच का डिफरेंस सेम हो, उसको हम एपी बोलते हैं। एपी को लिखने का तरीका इस तरह से होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इस तरह से लिखते हैं। एपी की nth टर्म जो है वो हमारी क्या होती है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d होती है। सम ऑफ nth टर्म एस एन इक्वल टू एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1d होती है। और अगर कोई ऐसी सीक्वेंस दी है जिसमें हमको फर्स्ट और लास्ट टर्म दी है, तो उसमें हम एस एन कैसे लिखेंगे, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एन ए एन। इससे आप सम ऑफ nth टर्म भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। चेक whether the 301 is a term of the list of the number 5, 11, 17, 23। तो हमको चेक करना है कि ये 301 जो है इस एपी का नंबर है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एपी लिख लेते हैं, 5, 11, 17, 23 एंड सो ऑन। और ए हमको दे रखा है, यहाँ पे कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। डी हमको कितना दे रखा है, 11 माइनस 5, इट मीन 6 दे रखा है। और ए एन हमको दे रखा है 301। हमको चेक करना है 301 इस एपी की टर्म है कि नहीं है। तो हमको nth टर्म मान के चलना भैया कि nth टर्म ही हमको फाइंड करना है। तो nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन हमारे पास कितना दिया 301, ए कितना दे रखा 5, एन माइनस 1, डी कितना दे रखा 6। 5 को इधर लेके आए, 301 माइनस 5 इक्वल टू एन माइनस 1 6। 11 में से 5 गया, कितना बचा 6, 9 और ये हो जाएगा हमारा 2। तो कितना हो जाएगा ये एन माइनस 1 6। इसको डिवाइड में लेके आए, एन माइनस 1 के मल्टीपल में 6, इसको डिवाइड में लेके आए। तो 296 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू एन माइनस 1। 2 से कटेगा 2 3 जा, 2 1 जा, 2 4 जा, 2 8 जा। ठीक है, तो ये 148 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो जाएगा हमारा 148 डिवाइडेड बाय 3। इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो 148 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3, तो कितना हो रहा है ये 8। अगर हम n3 की डिविजिबिलिटी देखें तो 3 की डिविजिबिलिटी में अगर हम इन सभी नंबरों को प्लस करके देखें तो अगर वो 3 का मल्टीपल आता है तभी वो 3 से क्या होता है, डिवाइड होता है। तो क्या होगा यहाँ पे, ये डिवाइड नहीं हो रहा फ्रैक्शन में, और कभी भी n की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं होगी। इसका मतलब 301 इज नॉट टर्म ऑफ दिस एपी। 301 इज नॉट टर्म ऑफ दिस एपी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ 5 and 45 रिस्पेक्टिवली, द सम ऑफ टर्म इज 400, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। भैया हमको कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो फर्स्ट टर्म हमको यहाँ पे दे रखी है 5, nth टर्म हमको दे रखी, मतलब लास्ट टर्म हमको दे रखी, कितनी दे रखी 45, और एसएन हमको दे रखा है, कितना दे रखा है 400। एसएन कितना दे रखा है 400। तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू 45। ठीक है, एसएन को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम, n बाई 2 a प्लस एन इक्वल टू 400, एन इक्वल टू 400। ए हमको दे रखा है, ए कितना दे रखा है, ए हमको कितना दे रखा है, ए हमको दे रखा है 5, एन हमको दे रखा है 45 इक्वल टू 400। ये हो जाएगा n बाई 2, ये हो रहा हमारा 50 इक्वल टू 400। n बाई 2 50 को डिवाइड में लेके गए, 400 डिवाइडेड बाई 50, तो 0 से 0 ये कैंसिल करा, 5 से ये भी कट जाएगा, 5 8 जा, तो n इक्वल टू कितना आ गया, n इक्वल टू कितना आ गया 8 इंटू 2, तो कितना बचेगा ये 16। तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 16 आ गई। n की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई। लेकिन उसने हमारे से क्वेश्चन में ये पूछा है कि d की वैल्यू बताना है, n आ गया हमारे पास 16, तो हम इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो n आया हमारे पास 16, यहाँ पे हम जैसे ही पुट करेंगे तो क्या होगा, ये a प्लस n 16 माइनस 1 d इक्वल टू 45, a इज 5, पुट कर दो यहाँ पे 5, 15 d इक्वल टू 45, इसको उधर लेके जाओ तो 15 d इक्वल टू 45 माइनस 5, तो कितना हो रहा है ये 40 15, तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 बाई 15, तो 3 5 जा
5 से 5 3 जा 5 8 जा, तो डी की वैल्यू आ गई हमारी 8/, डी की वैल्यू कितनी आ गई 8/3, डी की वैल्यू आ गई हमारी 8/3। एक बार देख लो, इस तरह से करना होता है। फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म हमको क्वेश्चन में दी हुई थी। फर्स्ट टर्म हमारे पास 5 थी, लास्ट टर्म हमारे पास 45 थी। इफ द सम ऑफ ऑल इट्स टर्म इज 400, सभी नंबरों का सम कितना था 400 था। हमको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना था। तो हमने फर्स्ट टर्म ए होती है, हमारे पास लास्ट टर्म एन होती है, और सम ऑफ एस है ना, सम ऑफ टर्म्स कितनी दे रखी थी 400। तो हमने nth टर्म का फॉर्मूला लगाया ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू 45, एस एन इक्वल टू 400। तो हमारे पास अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दी है ए प्लस एन इक्वल टू 400, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5, हमने पुट करी। एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है 45, पुट करी। 5 प्लस 45 कितना होता है 50, इसको मैं डिवाइड में ले गया, 0 से 0 कैंसिल, 5 से कितनी बार कट गया ये 8 टाइम्स कट गया। ये 2 क्रॉस में मल्टीप्लाई करा 16, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 16। ये वैल्यूज उठा के मैंने कहाँ रख दी, क्योंकि मेरे से क्वेश्चन में पूछा गया कॉमन डिफरेंस, तो मैंने ये एन की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 में रखी है ना। एन की जगह मैंने रखा 16, तो 16 माइनस 1 15, ए की वैल्यू पुट करी 5 को मैं इधर लेके आया, 45 में से 5 गया कितना बचा 40, 15 डी इक्वल टू 40, 15 को डिवाइड में लेकर आया 3 5 से कट करा उसको, ठीक है। तो 5 3 जा 5 8 जा, तो हमारे डी की वैल्यू कितनी आ गई 8/3। विच टर्म ऑफ प्रोग्रेशन 201 192 183 इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो हमको नेगेटिव टर्म पता करना है कि कौन सी टर्म नेगेटिव होगी, इसका मतलब हमको nth टर्म ही फाइंड करना है। तो हम देखते हैं यहाँ पे an लेस देन लेके चलते हैं 0 से, क्योंकि नेगेटिव टर्म जो भी होती है वो 0 से कैसी होती है, छोटी होती है। तो अपन देखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 डी लेस देन 0। तो a हमारे पास दे रखा है, क्वेश्चन में कितना दे रखा है 201, डी कितना दे रखा है 192 माइनस 201, इट मीन्स -9, इट मीन्स -9, तो -9, ठीक है। ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो ए की जगह मैंने रखा 201, ए की जगह रखा 201, n माइनस 1, डी की जगह रखा मैंने -9 लेस देन 0। तो ये हो जाएगा 201, इसका अंदर मल्टीप्लाई करा तो -9n प्लस 9 लेस देन 0। 201 प्लस 9 कितना हो गया ये 210, ठीक है। 210 को मैं उधर लेके गया, या 9n को उधर ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा उधर जाके, n के मल्टीपल में 9 है, ये कहाँ जाएगा डिवाइड में। तो जैसे ही डिवाइड में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 210 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। तो इसको हम कट करेंगे, तो 3 3 जा 3 7 जा 21, फिर 3 से और कट कर देते हैं, तो 3 1 जा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 पॉइंट, तो 23.3 लेस देन n, इट मीन्स n इज ग्रेटर देन 23.3। इसका मतलब जो भी नेगेटिव फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी वो 23.3 से बड़ी प्लेस पर होगी। इसका मतलब वो कौन सी प्लेस पर होगी, n इक्वल टू 24 प्लेस पर तुमको फर्स्ट नेगेटिव टर्म फाइंड होगी। फर्स्ट नेगेटिव टर्म तुमको कौन से प्लेस पर फाइंड आउट होगी 24 टर्म पे फाइंड आउट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ द AP 3 14 25 36 विल बी 99 मोर देन द 25 टर्म्स। विच टर्म मतलब nth टर्म हमको लेके चलना है। तो nth टर्म, तो यहाँ पे हमको AP दे रखा है, तो AP दे रखा है, इसका मतलब फर्स्ट टर्म हमको A दे रखा है 3, D दे रखा है 14 माइनस 3 कितना दे रखा है 11, ठीक है। तो AN इक्वल टू 25 टर्म से कितना ग्रेटर है 99, तो 25 टर्म से कितना ग्रेटर 99 ग्रेटर है। फॉर्मूला पुट करेंगे यहाँ पे, तो हम लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 डी इक्वल टू a प्लस 24d प्लस 99। तो a से a क्या हो गया कैंसिल हो गया, ठीक है। ये बचा हमारा n माइनस 1, डी की प्लेस पे हमने 11 पुट करा, इधर 24 इंटू डी की प्लेस पे 11 पुट करा 99। 11 यहाँ से कॉमन निकल रहा है, तो निकाल लो 11 कॉमन, अंदर बचेगा 24 प्लस 9, n माइनस 1 इंटू 11 एज इट इज लिखा। तो ये 11 से ये 11 से ये 11 से ये 11 क्या हो रहा है कैंसिल हो रहा है। तो n माइनस 1 इक्वल टू 24 प्लस 9 कितना हो रहा है 33, 1 को उधर ले जाओ, तो n इक्वल टू कितना हो रहा है 33 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 34, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 34। इसको देख लो, इसी तरह से करना होते हैं सारे क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
इफ द सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज 1/2 3n स्क्वायर प्लस 7n देन फाइंड द nth टर्म हैंस राइट इट्स 20 टर्म। और हमको 20 टर्म फाइंड आउट करके देना है। तो पहले तो हमको सम दे रखा है, सम दे रखा है मतलब Sn दे रखा है। तो Sn क्या दे रखा है 1/2 3n स्क्वायर प्लस 7n। तो हम सबसे पहले तो AP फाइंड आउट करेंगे। AP फाइंड आउट करना है तो हम सबसे पहले n की जगह पे हम 1 रखेंगे। तो n की जगह पे 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 1 तो कितना हो जाएगा ये 1/2 3 प्लस 7 कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 10 तो ये 2 से कट होगा कितनी बार 5 टाइम्स। तो हमारी फर्स्ट टर्म क्या आ गई फर्स्ट टर्म। पहले नंबर का सम ही फर्स्ट टर्म होता है तो A1 हमको मिल गया। यहाँ पे क्या मिल गया 5। सेकंड टर्म फाइंड करें n की प्लेस पे हम पुट करेंगे 2 तो क्या हो जाएगा 1/2 3 2 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा 1/2 3 इंटू 4 प्लस 14 2 इज टेकिंग कॉमन या मल्टीप्लाई कर लो इसको तो क्या हो जाएगा ये 12 प्लस 14 इट मीन्स 1/2 इंटू 36 तो 2 1 जा 2 8 जा तो कितना हो जाएगा ये 18। तो S2 की वैल्यू कितनी आ गई 18 आ गई। हमको A2 फाइंड करना है तो A2 फाइंड कैसे करेंगे। दो नंबरों का सम हमारे पास 18 दे रखा है। फर्स्ट नंबर का सम हमको कितना दे रखा 5 दे रखा है। हमको A2 फाइंड करना है तो हम S2 माइनस S1 करेंगे। तो S2 हमारा कितना है 18 माइनस 5 18 में से 5 गया कितना बचेगा 13 तो A2 आ गया। इस तरह से हमारी AP बन गई। इस तरह से हमारी AP बन गई क्या AP बन गई 5 13 एंड 16। ठीक है तो A हो गया हमारा 5 और D कितना हो जाएगा 13 माइनस 5 इट मीन्स 8 13 माइनस 5 इट मीन्स 8 इतना हो जाएगा 8। ठीक है हमको n टर्म फाइंड करना है तो फॉर्मूला लगाएंगे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो a कितना हो गया 5n n ही रहेगा d हमारे पास 8 तो कितना हो गया ये 5 प्लस 8n माइनस 8 तो कितना हो गया 8n माइनस 3 तो ये आ गया हमारा a। उसने बोला 20 टर्म फाइंड n टर्म फाइंड होगी। उसने बोला हमारे से 20 टर्म फाइंड करो तो हम n की प्लेस पे क्या पुट करेंगे 20 तो पुट n इक्वल टू 20 तो जैसे ही आप 20 पुट करेंगे तो A20 इक्वल टू 8 इंटू 20 माइनस 3 तो कितना हो जाएगा ये 0 60 माइनस 3 तो कितना हो गया 10 में से 3 क्या बचा 7 157 A20 की वैल्यू कितनी आएगी 157। ठीक है तो ये आंसर हो गया। इसी के बाद आता है ट्रेंगल। ट्रेंगल में दो चीज़ें बहुत काम आती हैं एक तो सिमिलरिटी और एक BPT। कोई भी क्वेश्चन है तो या तो वो सिमिलरिटी वाले कॉन्सेप्ट से होगा या BPT वाले कॉन्सेप्ट से होगा जिसको कि हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। तो थेल्स थ्योरम क्या बोलती है हमें थेल्स थ्योरम क्या बोलती है अगर कोई ट्रेंगल हमको दे रखा है कोई ट्रेंगल हमको दे रखा है उसमें एक साइड जो है वो थर्ड साइड के पैरेलल है। थर्ड साइड के क्या है पैरेलल है थर्ड साइड के पैरेलल है। जैसे EF पैरेलल है BC के EF पैरेलल है BC के तो AE अपॉन EB AF अपॉन FC इस तरह से लिखेंगे AE अपॉन EB और AF अपॉन FC। और दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा आता है इसी को हम बोलते हैं BPT इसको बोलते हैं हम BPT। और एक होता है कन्वर्स ऑफ BPT कन्वर्स ऑफ BPT में ये होता है कि हमको करेस्पॉन्डिंग है ना हमको रेशोस इक्वल दे देते हैं और हमको क्या बताना पड़ता है साइड्स को पैरेलल बताना पड़ता है। साइड्स को क्या बताना पड़ता है पैरेलल बताना पड़ता है। तो क्या होगा ये कि डिवाइड हमको दे देगा AEFBC हमको गिवन रहेगा यहाँ पे हमको गिवन रहेगा क्या AE अपॉन EB इक्वल टू AF अपॉन FC। और अगर ये रेशोस इक्वल है तो साइड्स जो थर्ड साइड है EF वो पैरेलल होगी किसके BC के EF पैरेलल है BC के। तो ये BPT और कन्वर्स ऑफ BPT है यही कॉन्सेप्ट एग्जाम में काम आता है। इसी के साथ इफ द लाइन यहाँ पे BPT का स्टेटमेंट प्रूव करने को आता है एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इफ अ लाइन ड्रॉ पैरेलल टू द वन साइड ऑफ द ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर साइड डिस्टिंक्ट पॉइंट देन द अदर टू साइड डिवाइडेड इन सेम रेशो। तो जो दो साइड होती है ट्रायंगल की वो सेम रेशो में डिवाइड हो जाती हैं। तो अगर हम
थर्ड साइड के पैरेलल अगर एक लाइन खींच देते हैं तो वो जो ट्रेंगल की जो रिमेनिंग टू साइड्स होती है उनको सेम रेशो में डिवाइड करती है। तो यहाँ पे हमको गिवन है भैया, गिवन दैट डी पैरेलल टू बी सी, डी पैरेलल टू बी सी। हमको प्रूव करना है, टू प्रूव दैट हमको प्रूव क्या करना है कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी, ये हमको प्रूव करना है। हमने कंस्ट्रक्शन जो करा, हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क करा, ए बी पे हमने एन ई परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, तो एन ई जो है परपेंडिकुलर है ए बी पे है, कॉमा, और डी एम जो है, ये डी एम जो है ये परपेंडिकुलर है ए सी पे परपेंडिकुलर है। ये कंस्ट्रक्शन करा हमने, बी से ई को डी से सी को भी ज्वाइन करा, तो यहां लिखेंगे ज्वाइन बी टू ई कॉमा एंड डी टू सी, ये हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क था। अब हम दो ट्रेंगल लेके चल रहे हैं, एक तो ट्रेंगल ए डी ई और एक बार ट्रेंगल लेके चलेंगे बी डी ई। तो यहाँ पे वही फार्मूला लगेगा, एरिया ऑफ ट्रेंगल का फार्मूला लगेगा 1/2 बेस इनटू हाइट वाला। तो अपन करते हैं नाउ, एरिया ऑफ ट्रेंगल ए डी ई, हम सबसे पहले ये वाली साइड पे बात कर रहे हैं, ए बी वाली साइड पे। तो ए डी ई हमारे पास ट्रेंगल है, ए डी ई अपॉन में बी डी ई, ठीक है, एरिया ऑफ बी डी ई, फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो अभी बेस हमारा ए डी ई में बेस हमारा क्या है, ए डी, और हाइट जो है हमारी एन ई, क्या है, एन ई, अपॉन में 1/2। अब हमारा बेस बी डी ई, इसमें बेस हमारा बी डी है, बी डी बेस क्या है, बी डी, और हाइट हमारी क्या है, एन ई, एन ई से एन ई कैंसल, 1/2 से 1/2 कैंसल, तो बचेगा क्या, ए डी अपॉन बी डी। ये इक्वेशन नंबर हमारी क्या होगी, फर्स्ट। सिमिलरली अगर हम एरिया ऑफ ए डी ई और इस साइड पे बात करते हैं, एसी वाली साइड पे बात करते हैं, तो हम क्या लिखते हैं, एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ डी ई सी, ये वाला ट्रायंगल डी ई सी। तो लिखेंगे कैसे, 1/2 बेस। तो जब हम ये वाली साइड पे बात कर रहे हैं तो हमारा बेस हो जाएगा ए ई और हाइट हो जाएगी हमारी डीएम। ऐसे ही 1/2 हमारा बेस हो जाएगा ईसी और हाइट हो जाएगी हमारी डीएम। तो डीएम से डीएम कैंसल, 1/2 से 1/2 कैंसल, ए ई अपॉन ईसी, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या होगी, सेकेंड। ये इक्वेशन हमारे क्या हो गया, सेकेंड। अब यहाँ पे एक चीज है, ट्रेंगल बी डी ई और डी ई सी, इनका बेस सेम है, इनका बेस कैसा है, सेम है। और अगर किसी ट्रेंगल में बेस सेम होता है तो दोनों ट्रेंगल के एरिया कैसे हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो हम यहां लिखेंगे सिंस ट्रेंगल बी डी ई एंड ट्रेंगल डी ई सी आर लाई इन सेम बेस between same parallel, तो एरिया ऑफ DEC इक्वल टू एरिया ऑफ BDE। तो जो एरिया ऑफ DEC है वो एरिया ऑफ BDE के इक्वल रहेगा, BDE के क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो हम यहाँ पे ये जो एरिया ऑफ DEC है इसको रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं, BDE लिख सकते हैं। तो फ्रॉम टू, तो जैसे ही यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE इक्वल टू AE अपॉन EC। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देना। फ्रॉम 1 and 3 लेफ्ट हैंड साइड देखो इन दोनों पार्ट के, एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE, एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE। अगर लेफ्ट हैंड इक्वल है तो राइट हैंड कैसे होंगे, इक्वल होंगे। जैसे ही हम इनको इक्वल लिखेंगे फ्रॉम 1 and 3, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको ये थ्योरम एग्जाम में करना होती है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ लाइन डिवाइडेड एनी टू साइड ऑफ अ ट्रेंगल इन अ सेम रेशो, अगर कोई लाइन किसी ट्रेंगल की दो साइड को सेम रेशो में डिवाइड कर रही है, देन लाइन मस्ट बी द पैरेलल, दिस इज अ कन्वर्स ऑफ द बीपीटी। ये बीपीटी का कन्वर्स है, ये बीपीटी का क्या है, कन्वर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, एक तो थेल्स थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ बीपीटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन में सॉल्विंग पैटर्न में लेकर आया हूं ताकि अपन कम समय में ज्यादा से ज्यादा पोर्शन थोड़ा सा कवर कर सकें। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे डायग्राम दे रखा है, मतलब हमने बनाया कि एक लाइन थर्ड साइड के पैरेलल जा रही है, तो ये ट्रेंगल के साइड को कैसे रेशो में डिवाइड कर रही है, सेम रेशो में डिवाइड कर रही है। हमको बताना है कि ये दोनों लाइन जो है डी जो है बीसी के कैसे हैं, पैरेलल है। हमको ये बताना है जो डी है वो बीसी के क्या है, पैरेलल है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, हमको गिवन क्या है, ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी। तो मैंने सबसे पहले तो ये लिख दिया ए डी अपॉन डी बी ए ई अपॉन ई सी, क्योंकि हमको गिवन था। प्रूव हमको ये करना है कि डी पैरेलल है बीसी के, तो मैंने यहाँ लिखा डी पैरेलल टू प्रूव दैट डी पैरेलल टू बीसी। मैंने सपोज कर लिया, प्रूफ के लिए सपोज कर लिया कि अगर डी पैरेलल नहीं है ना, डी पैरेलल नहीं है किसके, बीसी के। अगर डी पैरेलल नहीं है बीसी के, तो मैंने एक पॉइंट लिया ई डेस, मैंने अपने कंस्ट्रक्शन में एक पॉइंट लिया ई डेस, है ना, और मैंने ये कह दिया मान लिया मैंने कि डी ई डेस, अगर ये डी पैरेलल नहीं है बीसी के, तो मैंने ये बोल दिया कि डी ई डेस पैरेलल होगा किसके, बीसी के। और हमको ही पता है अगर कोई दो साइड पैरेलल होती है ट्रेंगल के अंदर, तो वो जो साइड्स हैं, रिमेनिंग साइड्स हैं, उनको सेम रेशो में डिवाइड कर देती हैं। तो हमने यहाँ पे थेल्स थ्योरम यूज करी, तो क्या लिखेंगे, ए डी अपॉन डी बी ए ई डेस अपॉन ई सी, ए डी अपॉन डी बी और ए ई डेस अपॉन ई सी डेस, सॉरी ई डेस सी, सॉरी। तो ये इक्वेशन नंबर हमारी कितनी होगी, सेकंड इन। ठीक है, एक इक्वेशन हमारे पास ये फर्स्ट ये दी हुई थी, सेकंड इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। तो फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड को हम देखें तो ए डी अपॉन डी बी ये दोनों कैसे हैं, इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि ए अपॉन ई सी और ए ई डेस अपॉन ई डेस सी दोनों आपस में कैसे हैं, इक्वल। इसका मतलब ये वाली इक्वेशन हमको ये बोल रही है कि ई डेस और कोई सा पॉइंट नहीं है, वो कहां पे लाई कर रहा है, ई पर ही लाई कर रहा होगा, तभी तो ये दोनों इक्वल है, तभी ये इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 इट इज क्लियर दैट ई एंड ई डेस कोइंसाइड टू ईच अदर। इसका मतलब ये हुआ कि डी पैरेलल हुआ किसके, बीसी के। एक बार समझ लो, स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से आपको एग्जाम में लिख के आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमिलरिटी तीन कॉन्सेप्ट पे काम करती है और चार कॉन्सेप्ट पे काम करती है। एक तो एंगल रूल, साइड रूल, ठीक है, साइड रूल। ठीक है, तो ये चार रूल हमारे काम आते हैं सिमिलरिटी के लिए। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक मैंने कहा ट्रेंगल का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो या तो वो बीपीटी बेस्ड होगा या तो सिमिलरिटी बेस्ड होगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना, आराम से करना है, शांति से करना है और लगा डाल। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं सॉल्विंग पैटर्न में लेकर आया हूँ ताकि आप कम समय में क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को समझ पाए। हालांकि आपने पूरे साल भर बहुत अच्छे से रिवीजन किया हुआ है, फाइनल रिवीजन में ये कॉन्सेप्ट आपके बहुत काम आने वाला है। तो हमारा क्वेश्चन है, इन अ ट्रिपेजियम शो दैट एनी लाइन ड्रॉ द पैरेलल टू द पैरेलल साइड ऑफ द ट्रिपेजियम डिवाइड द नॉन पैरेलल साइड ऑफ द प्रोपोर्शनली। तो हमारे पास एक ट्रिपेजियम है, यहाँ पे दिया हुआ है ए बी सी डी। हमने इसमें एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी जो कि ई एफ है, वो इस नॉन पैरेलल साइड्स को, इन नॉन पैरेलल साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड करती है। ये हमको प्रूव करके देना है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया एबीसीडी ट्रिपेजियम की जो ये लाइन्स है ए बी ई एफ और डी सी पैरेलल है। तो हमने यहाँ लिख दिया ए बी पैरेलल है डी सी के, इसीलिए अगर ए बी ई एफ के भी पैरेलल है, ई एफ डी सी के भी पैरेलल है। क्लियर है, हमको ये प्रूव करना है नॉन पैरेलल साइड्स ये वाली है। तो ए ई अपॉन ई डी बी एफ अपॉन एफ सी, ये हमको प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन में हमने लिखा ज्वाइन डी टू बी, हमने डी से बी को ज्वाइन कर दिया। और यहाँ पे हमने लिया ई ओ पैरेलल है ए बी के और ओ एफ पैरेलल है डी सी के, ये हमने यहाँ पे नोट कर दिया। तो हम लेके चल रहे हैं, सिंस ई ओ ए बी के पैरेलल है, ई ओ ए बी के पैरेलल है, तो बाय बीपीटी हम बीपीटी से यूज करेंगे। तो जैसे हम बीपीटी से यूज करेंगे, हमने लिखा यहाँ पे बीपीटी यही बोलती है अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो सेम रेशो में डिवाइड कर देते हैं। तो ए ई अपॉन ई डी बी ओ अपॉन ओ डी हमने यहाँ पे लिख दिया। इसको इक्वेशन नंबर क्या नाम दे दिया, 1 नाम दे दिया। ऐसे ही ओ एफ पैरेलल टू डी सी, तो ओ एफ पैरेलल टू डी सी बाय बीपीटी हमने बीपीटी यूज करा, तो बी एफ अपॉन एफ सी और बी ओ अपॉन ओ डी। इक्वेशन नंबर कितनी होगी, सेकेंड। फ्रॉम 1 एंड 2 से हमने यूज करा। और ये बी ओ अपॉन ओ डी अगर ये इक्वल है तो इस ये वाला है ना, राइट हैंड पार्ट अगर इक्वल है तो लेफ्ट हैंड इक्वल होगा। तो ये देखो बी ओ अपॉन ओ डी, इसका मतलब ये दोनों सेम है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हमने लिख दिया ए ई
ए ई अपॉन ई डी बी एफ अपॉन एफ सी, इस तरह से ये हमारा प्रूफ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके एनसीईआरटी बुक से ही है। तो इन गिवन फिगर डी इज पैरेलल टू ओ क्यू एंड डी एफ पैरेलल टू आर, शो दैट ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। तो हमारे पास ये डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे हमको ये बताया हुआ है, यहाँ पे हमको ये बताया हुआ है कि ये डी ई ओ क्यू के पैरेलल है, ये वाली लाइन डी ई है और ये ओ क्यू है, ये दोनों पैरेलल है। दूसरी बात डी एफ, तो ये हमारा डी एफ और ओ आर पैरेलल है। तो हमको ये प्रूव करके देना है कि ये ई एफ जो है ये क्यू आर के पैरेलल है, ये हमको प्रूव करके देना। तो गिवन दैट डी ई ओ क्यू के पैरेलल है, ओ क्यू के पैरेलल है और डी एफ ओ आर के पैरेलल है, तो हम ई एफ पैरेलल टू क्यू आर हम प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लेके चलते हैं प्रूफ में। डी ई अगर पैरेलल है ओ क्यू के, ये हमको गिवन है, तो हमने लगा दी बीपीटी, थेल्स थ्योरम, अपनी थेल्स थ्योरम। ठीक है, तो लिखेंगे कैसे, पी ई अपॉन ई क्यू पी डी अपॉन डी ओ, पी ई अपॉन ई क्यू पी डी अपॉन डी ओ। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1। अगेन हमने क्या करा, हमने लेके चले डी एफ पैरेलल टू ओ आर, तो हमने लिखा पी एफ अपॉन एफ आर पी डी अपॉन डी ओ, तो ये लिख दिया पी डी अपॉन डी ओ। फ्रॉम 1 एंड 2 सेम, पी डी अपॉन डी ओ यहाँ भी है, पी डी अपॉन डी ओ यहाँ भी है ना। तो हमारा राइट हैंड साइड पार्ट अगर इक्वल है तो लेफ्ट हैंड इक्वल होगा। अगर ये इक्वल है, सेम है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन अगर सेम है, तो ये भी कैसे हुए, सेम है। तो हमने लिख दिया यहाँ पे फ्रॉम 1 एंड 2 पी अपॉन ई क्यू पी एफ अपॉन एफ आर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी अगर ऐसा हो जाता है पी ई अपॉन ई क्यू पी एफ अपॉन एफ आर, इसका मतलब ई एफ क्यू आर के पैरेलल है, ई एफ क्यू आर के कैसा है, पैरेलल है। एक बार देख लो, ऐसे लिखना होता है, सिस्टमेटिक वे में आपको एग्जाम में लिखना है, तभी आपको फुल मार्किंग मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट भैया, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इन द गिवन फिगर एबीसी इज अ राइट एंगल एट सी, एबीसी एक ट्रायंगल है, कहाँ पे एंगल बन रहा है, सी पे एक राइट एंगल बन रहा है और डी ए बी पे परपेंडिकुलर है। तो हमने एबीसी बनाया, ए बी और ये सी हमने बनाया, और हमने उसने बोला डी, तो हमने डी परपेंडिकुलर ए बी पे डाल दिया, ए बी पे डाल दिया। ए डी हमको दिया हुआ है 3 और डी सी हमको दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, बी सी हमको दिया है 12 सेंटीमीटर, ए से सी तक की डिस्टेंस हमारी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। हमने पाइथो है ना, यहाँ पे हमको एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ था, हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज करी और सबसे पहले हमने हाइपोटेनस फाइंड कर लिया। क्या फाइंड कर लिया, हाइपोटेनस फाइंड कर लिया। तो हाइपोटेनस फाइंड करा, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो बेटा परपेंडिकुलर हमारे पास कितना दे रखा है, 5, तो हमने पी की जगह रख दिया 5 का स्क्वायर। बेस हमको दे रखा है, बेस हमको यहाँ पे कितना दे रखा है 12, तो हमने यहाँ पे कितना रख दिया, बेस की जगह 12 रख दिया। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, 25 में हमने 144 को प्लस करा तो 169, एच स्क्वायर लिखा था, यहाँ से स्क्वायर हटाया तो इधर क्या लगेगा, अंडर रूट, तो ये हो गया अंडर रूट 169, अंडर रूट 169, अंडर रूट 169 अंडर रूट से निकलेगा तो 13 सेंटीमीटर। मतलब हमारा हाइपोटेनस वाला पार्ट जो आ गया वो कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। क्लियर है इतनी बात, तो ये आ गया हमारा 13 सेंटीमीटर। फिर हमने लगाया, सिमिलरिटी चेक करना पड़ेगी। ठीक है, हमको यहाँ पे ये भी प्रूव करना है कि ट्रायंगल एबीसी एडीई के सिमिलर है। तो अब सबसे पहले हम ये निकालते हैं। पहले तो हमने हाइपोटेनस फाइंड कर लिया क्योंकि एक साइड की हमको जरूरत पड़ रही थी। अब हम ये बताने जा रहे हैं कि एबीसी एडीई के सिमिलर है। तो हमने क्या करा, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एडीई, इन दोनों ट्रायंगल को ले लिया। तो हमको यहाँ पे दिख रहा है एंगल ए सी बी 90 है, ए ई डी ये भी 90 है। तो अगर ये दोनों 90 है तो यहाँ लिखा हमने ए सी बी इक्वल टू ए ई डी, इच 90 डिग्री हमने लिख दिया भैया। फिर एंगल ए ये छोटे वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये बड़े वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है। इसका मतलब एंगल ए कॉमन है, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए लिख दिया, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रायंगल ए बी सी और ए ई डी दोनों कैसे होगा, सिमिलर होगा। और दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशो होता है वो कैसा होता है, सेम होता है। तो हमने लिखा, तो ये हमारा परपेंडिकुलर था, है ना। हमने सबसे पहले एबीसी लिखा हुआ, तो सबसे पहले बड़े ये 90 का एंगल बना रहा है तो ये परपेंडिकुलर है, और ये छोटे वाले ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर है। तो लिखा हमने यहाँ पे AC अपॉन ए करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो। ठीक है, फिर बड़े वाले ट्रायंगल में हमने अगर BC लिखा, BC तो इसका बेस ये रहा ED, तो हमने यहाँ पे लिखा BC अपॉन ED, करस्पॉन्डिंग साइड ढूंढना है। ठीक है, अगर ये बड़े वाले ट्रायंगल में ये हाइपोटेनस है तो छोटे वाले ट्रायंगल में ये हाइपोटेनस है,
ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा ए बी अपॉन ए डी, ए बी अपॉन ए डी। अब वैल्यूज पुट करना है, वैल्यूज पुट करना है, फिर सेम रेशोस लेके उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हमने ए सी की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, ये रहा ए सी, कितना दे रखा 5, तो ए सी की जगह मैंने 5 पुट कर दिया, ए सी की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, 5 पुट कर दिया। ठीक है, ए ई फाइंड करना है हमको, एज इट इज रहने दिया बी सी हमको 12 सेंटीमीटर दे रखा, मैंने यहाँ पे पुट करा। ई डी हमको फाइंड करना है। ए बी हमने अभी निकाला था 13 सेंटीमीटर, तो ए बी की जगह मैंने 13 रख दिया। और ए डी हमको कितना दे रखा, 3 सेंटीमीटर, तो मैंने यहाँ पे 3 सेंटीमीटर रख दिया। तो मैं सबसे पहले इन दो रेशो को लेके चला, 5/AE ये वाला, और ये वाला पोर्शन में लेके चला, ये वाला पोर्शन लेके चला जिसमें मैंने रेक्टेंगल बनाया, ये वाला पोर्शन लेके चला। मैंने इन दोनों को लिखा 5/AE = 13/3, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा 3 का इसका 5 के साथ और AE का इधर, तो ये क्या हो जाएगा 15 = 30 नहीं, 15 = 30 नहीं, और AE के मल्टीपल में 13 था, तो 15 के अपॉन में क्या चलेगा, 13 चलेगा, 15 के अपॉन में क्या चलेगा, 13 चलेगा। अब सेकंड पोर्शन में मैंने क्या लेके चला, ये वाला पार्ट, ये पोर्शन लेके चला, क्योंकि मेरे को ईडी की वैल्यू निकालना थी, तो मैंने ये पोर्शन लेके चला। तो मैंने क्या करा, सेम लिखा यहाँ पे, जगह नहीं थी इसलिए इधर लिख रहा हूँ। तो ये लिखा मैंने 12/ED = 13/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया हमारा 36, और ED 13 के साथ में चल गया तो 13 ED हो गया। तो ED की वैल्यू हमारी क्या निकल के आ रही है, 36/13, ये हमारा आंसर हुआ। एक बार देख लो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं सॉल्विंग मोड में लेके आया हूं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर कर सके, कम टाइम में कवर कर सके। कॉन्सेप्ट याद रखना है, कॉन्सेप्ट सेम आएगा। ठीक है, साइड AB and BC आर द मीडियन एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC आर द रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड PQ QR एंड मीडियन PM ऑफ द ट्रायंगल PQR सो दैट द ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। तो हमारे पास दो ट्रायंगल है, ABC है और एक PQR है। उसमें बोल दिया है उसने, जो ये AD है ये मीडियन है, PM जो है वो मीडियम है, AD और PM मीडियन है। तो D मिड पॉइंट है BC का और M मिड पॉइंट है QR का। तो सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम ये प्रूव करेंगे कि ABD और PQM दोनों ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल AB और D और PQM दोनों सिमिलर है। जो ये मैंने व्हाइट ट्रायंगल बना रखे हैं, ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर है, हमको ये प्रूव करना है। तो हमने लिखा अगर D मिड पॉइंट है तो BC का आधा होगा, M मिड पॉइंट है तो QM जो है QR का आधा होगा। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया, BD = 1/2 BC, QM = 1/2 QR। गिवन दैट हमको दे रखा है AB, BC और AD प्रोपोर्शनल है PQ, QR और PM के। इसका मतलब ये सेम रेशो में डिवाइड हो रहा है। पहले वाली ट्रायंगल की ये वाली साइड AB, BC और AD जो है, AB, BC और AD जो है वो PQ, QR और PM के प्रोपोर्शनल है। तो हमने लिख दिया AB/PQ, AB/PQ लिखा, BC/QR तो हमने यहाँ लिखा BC/QR, AD/PM तो हमने यहाँ लिखा AD/PM। ठीक है, फिर हमने BC और QR का हाफ कर दिया, BC और QR का क्या करा, हाफ। तो यहाँ पे लिखा हमने हाफ, BC के साथ भी हाफ लगा दिया और QR के साथ भी हाफ लगा दिया। ठीक है, और हाफ ऑफ BC अभी हमने बताया था क्या होता है, हाफ ऑफ BC BD होता है, हाफ ऑफ QR क्या होता है, QM होता है। यहाँ पे हमने पुट कर, अब देखो AB के करस्पॉन्डिंग साइड ये थी PQ, तो यहाँ लिखा AB/PQ आ गया। इसके BD के करस्पॉन्डिंग साइड ये थी QM, तो यहाँ पे आ गया BD/QM। AD के करस्पॉन्डिंग साइड थी PM, तो यहाँ पे आ गया AD/PM। इसका मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो, तीन साइड के है ना, तीनों साइड के रेशोस जो हैं वो कैसे हैं, प्रोपोर्शनल है। और अगर प्रोपोर्शनल हो जाते हैं तो दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। तो ये सिमिलर हो गए, दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ABD जो है यहाँ पे, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल भी कैसे हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो हमारा एंगल ABD और PQM, ABD और PQM दोनों इक्वल हो गए बाय CPST। ठीक है, इन ट्रायंगल अब हम बात करेंगे, हमको यहाँ पे प्रूव करना है ट्रायंगल ABC सिमिलर है PQM के। तो हम लेके चलते हैं पूरा ट्रायंगल, अब पूरे ट्रायंगल पे बात करेंगे, पूरे ट्रायंगल पे बात करेंगे। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना, पूरे ट्रायंगल पे बात कर रहे हैं तो हमारे पास अभी एक एंगल तो इक्वल आ गया है, एंगल B = एंगल Q। तो हमने यहाँ पे लिख दिया एंगल ABD = एंगल PQM, प्रूव। अब हमने वो प्रूव कर दिया। ठीक है, और अगर एंगल इक्वल है तो इनको इंक्लूड करने वाली साइड्स के रेशो भी इक्वल हमको दिए हुए हैं, यहाँ पे दिए हुए हैं। देखो ये
ये दो चीजें है ना। अगर एंगल, क्योंकि हमने एक स्टेटमेंट थ्योरम पढ़ा था एनसीईआरटी में कि अगर एंगल इक्वल होते हैं तो उनके वो एंगल को इंक्लूड करने वाले साइड्स के रेशो भी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो देखो अगर ये देखो एंगल यहाँ बन रहा है तो इसका इंक्लूडिंग साइड कौन सा है, ए बी। इधर एंगल क्यू बन रहा है तो इसका इंक्लूडिंग साइड पी क्यू, तो हमने लिख दिया ए बी अपॉन पी क्यू, और जो कि गिवन है हमको यहाँ पे गिवन है तो लिख दिया। ठीक है, एक साइड ये भी है बी सी, इस एंगल से बनने वाली एक साइड ये बी सी और दूसरी साइड ये क्यू आर, ये तो हमने यहाँ लिखा ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर। तो ये दोनों ट्रेंगल भी कैसे हो गए, ये दोनों ट्रेंगल भी कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। ठीक है, एक बार देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, D is a point on a side BC of a triangle ABC. ABC हमको दिया हुआ है such that angle ADC equal to BAC। ठीक है, एंगल ADC BAC के इक्वल है, DC BAC के क्या है, इक्वल है। हमको शो करना है कि CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले दो ट्रायंगल लेके चले। गिवन दैट हमको दे रखा है एंगल ADC BAC के इक्वल, हमको प्रूव करना है टू प्रूव दैट CA स्क्वायर इक्वल टू CB डॉट CD। हम दो ट्रायंगल में बात करेंगे, एक ट्रायंगल है ADC और दूसरा है ABC। ठीक है ना, तो हम दो ट्रायंगल में बात करेंगे, इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BAC, B है C। ठीक, इन दो ट्रायंगल में बात करेंगे। तो हमने बात करी, तो हमको गिवन है यहाँ पे एक चीज, तो इन दो ट्रायंगल में एक चीज तो गिवन है कि ट्रायंगल ADC इक्वल टू क्या होगा, एंगल BAC। एंगल BAC ये हमको गिवन दे रखा गिवन है। और दूसरी बात, इन दोनों ट्रायंगल में ये वाली साइड जो है, एंगल जो है कॉमन हो रहा है। एंगल C ये छोटे वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है और यही वाला एंगल इस बड़े वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है। तो हम लिखेंगे कैसे, लिखेंगे इसको एंगल C इक्वल टू एंगल C कॉमन, क्या लिखेंगे, कॉमन। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ADC सिमिलर हो गया किसके, BAC के। किसके सिमिलर हो गया, BAC के सिमिलर हो गया। कौन सा रूल, एंगल रूल। ठीक है, तो इन ये अगर इक्वल हो गए ADC और BAC, तो इसका मतलब अगर एंगल इक्वल हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो भी इक्वल होंगे। मतलब दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हो जाते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो कैसे होते हैं, सेम होते हैं। तो अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो अगर सेम है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो अगर सेम है तो AD के करस्पॉन्डिंग साइड्स को कौन सी होगी, AB होगी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं AD अपॉन AB। DC के करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी, AC होगी। बड़े वाले ट्रायंगल की साइड कौन सी होगी, AC होगी। ठीक है ना, AC होगी। ये डबल लाइन मैंने प्लॉट कर दी। DC के करस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है, AC। तो हम लिखेंगे यहाँ पे DC अपॉन AC। ठीक है, फिर एक साइड है हमारी एंगल के सामने वाली साइड, तो एंगल के सामने वाली साइड ये पूरी है BC, और ये वाला एंगल के सामने वाली साइड है AC। तो अपन लिखेंगे यहाँ पे AC, क्योंकि हमने सबसे पहले छोटा ट्रायंगल लिखा फिर बड़ा लिखा, अपॉन में लिखेंगे BC। ठीक है, बाय CPST। हम इन दोनों को लेके चलें क्योंकि हमको जो प्रूफ करना है उसके लिए हमको इन दोनों की जरूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, तो जैसे ही होगा तो क्या हो जाएगा, ये इन दोनों को मैं सॉल्व करूंगा तो BC का इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, तो क्या होगा, ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा हमारा DC इंटू BC इक्वल टू AC का स्क्वायर। और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। DC इंटू BC इक्वल टू AC का स्क्वायर है ना, तो ये हमको प्रूफ करना था। एक बार देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे जो भी मैंने आप लोगों को ट्रायंगल के क्वेश्चंस बताए सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत शांति से करना है। ज्योमेट्री का पोर्शन होता है, दो ही कॉन्सेप्ट काम में आ रहे हैं यहाँ पे आपको, एक तो सिमिलरिटी और एक BPT। इससे आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत आराम से करना है, कॉन्सेप्ट सेम है, क्वेश्चन थोड़े से घुमा के आते हैं, रास्ता आसान नहीं है ना, लेकिन मंजिल मिलेगी एक दिन जरूर। ठीक है, इस उम्मीद के साथ आपको करना है हर एक क्वेश्चन को। नेक्स्ट चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यहाँ पे भी दो कॉन्सेप्ट काम में आते हैं, एक तो डिस्टेंस फार्मूला और एक सेक्शन फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला कैसे, अगर हमारे पास दो पॉइंट दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है x1 y1 और x2 y2,
ये हमको दे रखा है, इसको हमने ए बी नाम दे दिया, तो हमको ए बी निकालना है। कैसे निकालेंगे हम ए बी? बाद वाले पॉइंट में से पहले वाले पॉइंट को माइनस कर देंगे, बाद वाले पॉइंट में से हम पहले वाले पॉइंट को क्या कर देंगे? माइनस। ठीक है, तो ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला हो गया। कौन सा फार्मूला हो गया? ये डिस्टेंस फार्मूला हो गया, डिस्टेंस फार्मूला हो गया। ऐसे ही सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूले में क्या होता है? ठीक है, दो पॉइंट दिए होते हैं, दो पॉइंट दिए होते हैं, उसको एक पॉइंट रेशो में डिवाइड कर देता है, रेशो में डिवाइड कर देता है। सपोज कर लो m रेशो n में डिवाइड कर दिया, ठीक है, m रेशो n में डिवाइड कर दिया, या m1 m2 के रेशो में डिवाइड कर दिया, m1 m2 के रेशो में डिवाइड कर दिया। तो जो सेक्शन फार्मूला हमारा बनेगा वो क्या बनेगा? सेक्शन फार्मूला हमारा जो बनेगा, सेक्शन फार्मूला हमारा जो बनेगा क्या बनेगा? हम लिखेंगे m1 x2 m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 कॉमा, ठीक है, m1 y2 m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये हमारा सेक्शन फार्मूला बनेगा। ठीक है, ये पूरा जो फार्मूला हमने सेक्शन फार्मूला लिखा है, इससे हमको किसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी? x और y की वैल्यू क्या हो जाएगी? फाइंड आउट हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख लेना, ये जो सेक्शन फार्मूला लिखा है इसी की जगह लिख लो xy, xy लिख लो, इसी की जगह क्या लिख लो? इसी की जगह लिख लो xy, इसी की जगह लिख लो xy। आप इससे x और y की वैल्यू क्या कर सकते हो? फाइंड आउट कर सकते हो। देख लो एक फार्मूले को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। फार्मूला, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए बी और माइनस ए बी के बीच की डिस्टेंस निकालना है। तो ये हमारा x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, तो डिस्टेंस फार्मूला अभी मैंने तुमको बताया था क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हमने लगा दिया, यहाँ पे x2 की जगह रखा हमने माइनस ए, x1 की जगह रखा a का होल स्क्वायर, y2 की जगह रखा हमने माइनस बी, y1 की जगह रखा हमने b इसका होल स्क्वायर। तो कितना हो गया? ये माइनस टू ए का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा माइनस 2b का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? ये 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। 4 कॉमन निकल रहा है, यहाँ से 4 कॉमन निकल रहा है, तो कॉमन निकालेंगे, ये निकाल दिया 4 कॉमन, अंदर क्या बचेगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अंदर से फिर 4 निकल रहा है, अंडर रूट से बाहर निकल रहा है, तो क्या बाहर निकलेगा? 2 बाहर निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है भैया, फाइनल रिवीजन। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक, बहुत अच्छे से लगाना है, बहुत अच्छे से मेहनत करना है। तो 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, याद रखना है एक्स एक्सिस पे y वाला पॉइंट हमको 0 लेके चलना है ना। उसने बोला इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द 2 -5 एंड -2 9। ठीक है, तो हम ले लेते हैं पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो लेट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस क्या ले लें? x, 0। ठीक है, तो हमने सपोज कर लिया कि ये पॉइंट है P, x, 0। इससे दो पॉइंट हमको इक्विडिस्टेंस दे रखे, एक तो A और एक B। ये वाला पॉइंट हमारे पास 2 -5 है, और ये वाला जो पॉइंट है -2, 9, -2, क्या है? 9। ठीक है, तो इक्विडिस्टेंस का मतलब होता है ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होगी। तो हम क्या लेके चले? AP इक्वल टू BP लेके चलते हैं। तो AP मतलब इन ये वाले पोर्शन के बीच की डिस्टेंस। तो याद रखना है ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, मतलब बाद वाले पॉइंट में से पहले वाले पॉइंट को माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये x में से मैंने 2 को माइनस करा, यहाँ लिखा x -2 का होल स्क्वायर, 0 में से -5 को माइनस करा, तो 0 माइनस -5 का होल स्क्वायर। ऐसे ही BP की जगह भी रखा मैंने, ये जैसे ही मैंने BP की जगह रखा, ये BP है हमारा। ठीक है, इसकी प्लेस पे रखा वही इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो बाद वाले में से पहले वाले को माइनस, तो x माइनस -2 का होल स्क्वायर, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करा, तो 0 - 9 का होल स्क्वायर। तो क्या हो गया? ये हमारा x -2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस प्लस मतलब 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। इधर भी अंडर रूट, इधर भी अंडर रूट, या स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो,
स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो जैसे ही स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे तो अंडर रूट से अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा या हट जाएंगे, अंडर रूट से अंडर रूट हट जाएंगे, ये वाला अंडर रूट और ये वाला अंडर रूट क्या होगा, हट जाएगा। तो हमने हटा दिया। तो जैसे ही हटाएंगे तो इसको ओपन करेंगे, x माइनस 2 का अंडर रूट हट गया है। अब इस पोर्शन को हम खोलेंगे तो हमारा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये फॉर्मूला तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2, एक तो ये लगा, प्लस 5 का स्क्वायर 25 होता है, ये लिख दिया, इक्वल टू लगा, इधर भी लगाया फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 9 का स्क्वायर 81। तो भैया ये एक्स स्क्वायर इधर भी आ रहा है, एक्स स्क्वायर इधर भी आ रहा है और एक्स स्क्वायर इधर भी है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये 2 4 और ये भी 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक गलती करी है, यहाँ प्लस प्लस का आइडेंटिटी, ठीक। बाकी जो बचा उसको हमको लिखना है, तो लिखेंगे हम, लिखेंगे तो क्या होगा ये, तो माइनस 4x प्लस 25 इक्वल टू 4x प्लस 81। 4x को इधर लेके आए तो 4x माइनस 4x इक्वल टू 81 माइनस 25। 11 में से 5 गया बचा 6, 7 में से 2 गया बचा 5 और ये हो गया माइनस 8x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 56/8। तो कितनी बार कटेगा ये, कितनी बार कटेगा, 7 बार में कट जाएगा, तो ये आएगा 56। तो x की वैल्यू आ गई हमारी -7। तो हमारा पॉइंट जो है वो क्या हो गया, -7, ये हमारा पॉइंट हो गया। इसको देख लो एक बार, नेक्स्ट फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। हमको ये रिलेशन फाइंड करना है, पॉइंट दिया हुआ है, हमको यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है xy, इससे 2 पॉइंट हमारे इक्विडिस्टेंस है। तो a और b हमको 2 पॉइंट दे रखे हैं, 3 6 माइनस 3 4, ये दोनों इक्विडिस्टेंस है। इसको p दे देते हैं। अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व करा था सेम एज इट इज, मैं थोड़ा सा सॉल्व करके बताता हूँ, आंसर निकाल के आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। तो ये AP की रिलेशन क्या बनेगा वो बताना है। x और रिलेशन मतलब आपका जो भी आंसर आएगा वो x और y के फॉर्म में आएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, कभी भी कोई क्वेश्चन आए और उसमें लिखा है रिलेशन फाइंड करना है तो उसमें x और y के फॉर्म में आपका आंसर आने वाला है। तो AP इक्वल टू BP, वही बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x माइनस 3 का होल स्क्वायर y माइनस 6 का होल स्क्वायर, सेम एज इट इज। ये हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर y माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। वही स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो बोथ साइड जैसे स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 3 का होल स्क्वायर y माइनस 6 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा y माइनस 4 का होल स्क्वायर। आपको इसको सॉल्व करना है, एक्सपांड करना है। 2 आइडेंटिटीज यहाँ पे काम आएगी, 2 आइडेंटिटी यहाँ पे आपके साथ काम आएगी। एक आइडेंटिटी काम आएगी a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी काम आएगी, a प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और एक आइडेंटिटी काम आएगी a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये 2 आइडेंटिटी आपके लिए काम आने वाली है। इन 2 आइडेंटिटी को यूज करके आपको इसको सॉल्व करके रिलेशन कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 1 2 4 y x 6 and 3 5 आर द वर्टाइसेस ऑफ द पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द x एंड y। भैया एक पैरेललोग्राम है, एक पैरेललोग्राम है, तो हम बना लेते हैं पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम हमको ये वर्टाइसेस दे रखे हैं 1 2 4 y x 6 और 3 5। तो ये हो गया हमारा a, ये हो गया b, ये हो गया c और ये हो गया d। इससे इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है ये AC का, क्योंकि पैरेललोग्राम में जो डायगोनल है वो सेम पॉइंट पे बाइसेक्ट करते हैं और वही पॉइंट AC और BD का मिड पॉइंट होता है। तो यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा हमारा, जो भी फार्मूला लगेगा वो मिड पॉइंट का ही फार्मूला लगेगा। या तो आप इनको सेम रेशो में डिवाइड करोगे तो 1:1 में डिवाइड होंगे,
1:1 में डिवाइड हो गया। तो हम तो डायरेक्टली यूज करते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। तो क्या होता है मिड पॉइंट फार्मूला, हम लिखते हैं ऐसे, मिड पॉइंट फार्मूला x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा फार्मूला होता है। तो मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD, ये दोनों इक्वल है, तो हम यहां लिख देते हैं मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD, ये हो। तो फॉर्मूला ये लगेगा x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो x1 का काम ये कर रहा है, अगर AC को देखेंगे तो ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2, ठीक है। तो हम ये पहले इसके लिए लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस x डिवाइडेड बाई 2, 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, मिड पॉइंट ऑफ BD, इसको लिखेंगे तो क्या होगा ये, तो ये x1 y1 x2 y2 BD वाले पॉइंट्स सेम फॉर्मूला। तो x1 का काम हमारा 4 कर रहा है, x1 का काम हमारा कौन कर रहा है, 4 कर रहा है, x2 का काम हमारा 3 कर रहा है, कॉमा y 5, तो ये कितना हो जाएगा y प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1 प्लस x डिवाइडेड बाई 2, 8 बाई 2 मतलब 4 इक्वल टू 7 बाई 2 y प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ठीक, तो ये आया हमारा। तो अगर ऑर्डर इक्वल है तो इन ऑर्डर में जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज है वो भी आपस में इक्वल होगी, ये इसके करस्पॉन्डिंग है तो आपस में इक्वल होगी। तो अपन लिख देते हैं यहाँ पे 1 प्लस x बाई 2 इक्वल टू 7 बाई 2, कॉमा 4 इक्वल टू y प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो गया हमारा, तो ये 2 से ये वाला 2 क्या हो जाएगा, कैंसल, तो बचेगा x प्लस x इक्वल टू 1 इधर जा रहा है, 7 माइनस 1 तो कितना आ गया 6। ऐसे ही 2 का मल्टीप्लाई इधर करा मैंने तो कितना हो जाएगा ये 8 इक्वल टू y प्लस 5 को इधर लेके आया तो 8 माइनस 5 इक्वल टू y, तो कितना बचा y इक्वल टू 3। तो हमारा जो x और y की वैल्यू है, एक वैल्यू है हमारी 6 और दूसरी वैल्यू है हमारी 3, ये हमारा आंसर हो गया। देख लो इसको किस तरह से करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दिया हुआ है इफ a एंड b -2 एंड -2 and -4 respectively find the coordinate p such that AP equal to 3/7 AB and P lies on the line segment AB। तो हम क्या करेंगे, हमको एक लाइन सेगमेंट दे रखा है -2 2 -4 और ये हो गया हमारा P, ये हमारा दे रखा है P और गिवन हमारे पास है, इसको हमको x और y फाइंड करके देना है। हमको यहाँ पे दे रखा है AP दे रखा है गिवन 3/7 AP। तो AP को इधर लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा ये 7/3 AB/AP हो जाएगा, AB/AP, ठीक है। AB किससे मिलके बना हुआ है, AP प्लस BP से मिलके बना हुआ है AB, तो हम इसको लिखेंगे AP प्लस BP अपॉन में AP। सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा ये AP अपॉन में AP प्लस BP अपॉन में AP। तो ये AP से AP कैंसल, तो बचेगा कितना 1, लेफ्ट मार रहा है AP अपॉन AP BP अपॉन में AP। तो AP से AP कैंसल तो 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस BP अपॉन में AP। ये लिखा मैंने 7/3 एज इट इज, 1 को इधर लेके आया तो ये हो जाएगा 7/3 -1 इक्वल टू BP/AP।
तो ये हो जाएगा 7 माइनस 3 अपॉन में 3 इक्वल टू बी पी बाय ए पी। तो कितना हो गया 4/3 इक्वल टू बी पी बाय ए पी। ठीक है, तो ये बी पी की वैल्यू 4 और ए पी की वैल्यू कितनी होगी 3। ठीक, तो ये हमारा x1 हो गया, ये हमारा x1 हो गया, y1 हो गया, ये हमारा क्या हो गया x2 हो गया और y2 हो गया, ये हमारा m1 हो गया और ये क्या हो गया हमारा m2 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे। सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे तो सेक्शन फार्मूला क्या बोलता है, सेक्शन फार्मूला क्या बोलता है, सेक्शन फार्मूला m1 x2 m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। m1 की वैल्यू हमारे पास 3 है, x2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 है, m2 की वैल्यू कितनी है 2 है, x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है -2 है, अपॉन में 3 प्लस 4। m1 की वैल्यू कितनी है 3 है, y2 की वैल्यू कितनी है -4 है, m2 की वैल्यू हमारे पास 4 है और y1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है -2 है। m1 कितना है 3 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा ये 6 माइनस 4 अपॉन में 7, 6 माइनस 4 अपॉन में 7, सॉरी मैंने कुछ गलती कर दी है, m2 की वैल्यू हमारे पास 4 है यहाँ पे, तो 4 2 जा 8 कॉमा ये हो जाएगा हमारा -12 -8 अपॉन में 7। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो -2/7 और -20/7। तो ये हमारा x की वैल्यू, ये हमारा x ऊपर से चलते आ रहा है, तो x की वैल्यू कितनी होगी हमारी -2/7 होगी और y की वैल्यू कितनी होगी -20/7। तो हमारा ये आंसर आ गया। x और y हमको फाइंड करना था, बहुत ध्यान से करना है, प्लस माइनस का ध्यान रखना है, वैल्यू पुटिंग करते समय ध्यान रखना है। ये कौन से एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी से केवल और केवल कॉन्सेप्ट को उठाया जाता है, आपके दिमाग को चेक किया जाता है, आपको प्रॉपर वे में क्वेश्चन को करके आना होता है, स्टेप बाय स्टेप करना होता है, सभी स्टेप्स का ध्यान रखना है, तभी आपको मार्किंग मिलेगी। ठीक है, एग्जाम में फोड़ के आने का है, तो इन क्वेश्चनों को, इन कॉन्सेप्टों को तो सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।